हेलो स्टूडेंट्स, मांग के बारे में आपने बहुत पढ़ लिया। मांग का अर्थ पढ़ लिया, मांग के प्रकार पढ़ लिए, मांग के नियम पढ़ लिया। अब क्वेश्चन बनता है, मांग में परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, या मांग में परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या क्या है, मांग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। आज की इस क्लास में हम मांग में होने वाले परिवर्तन और उसके कारणों के बारे में समझेंगे कि मांग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। भाई डायग्राम चित्र के साथ हमें समझना है। देखिए, मांग में परिवर्तन बेसिकली हम बात करते हैं तो उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो मांग में कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण अगर परिवर्तन होता है, ठीक है, क्योंकि कीमतें बदल गई तो हमारी मांग भी बदल जाएगी। जैसे वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग ऑटोमेटिक कम हो जाती है, वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है। या फिर कीमत को अगर छोड़ दे, कीमत के अलावा दूसरे कारकों पर ध्यान दे, जैसे आय में वृद्धि या कमी होना, ठीक है ना, फैशन में बदलाव होना, भविष्य में कीमत में परिवर्तन की आशंका का होना, ठीक है, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें जो होती है, इस प्रकार से भी मांग में परिवर्तन होता है। तो मांग में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, इसको दो तरीके से समझते हैं। कैसे समझिएगा, मांग में परिवर्तन एक कैटेगरी वो है जहां पर केवल कीमत में परिवर्तन के कारण परिवर्तन हो, कीमत में परिवर्तन। और दूसरी कैटेगरी वो जहां पर कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों के कारण होने वाले, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो कैटेगरी होती है कीमत में परिवर्तन की, इसका जो एक्चुअल जो नाम है, जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को बोलते हैं मांग वक्र पर संचलन, ठीक है। और इस कैटेगरी को बोलते हैं मांग वक्र का खिसकाव। तो मांग वक्र पर संचलन क्या है और मांग वक्र का खिसकाव क्या होता है, इसी को समझना है, इसी को डिटेल से जानना है। क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम में दोनों एक साथ आ जाएगा, एग्जाम में अलग अलग पूछा जा सकता है कि डायग्राम विद सचित्र समझे। मांग में और मांग वक्र पर संचलन से आप क्या समझते हैं, सचित्र समझाइए। अब ये जो मांग पर संचलन होता है इसका मतलब मांग वक्र एक ही होता है, जो ग्राफ होता है वो मांग वक्र पर या तो ऊपर की ओर आ जाता है या तो नीचे पर आ जाता है, संचलित होता है, ग्राफ एक ही रहता है। लेकिन मांग वक्र के साथ मतलब ग्राफ बदल जाता है, ग्राफ या तो ऊपर की ओर बनता है या नीचे की। कैसे होता है, चलिए कंफ्यूजन नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट समझाते हैं। जो मांग वक्र पर संचलन होता है ये दो प्रकार से होता है। एक होता है मांग का विस्तार, फर्स्ट वन, और सेकंड को बोलते हैं मांग का संकुचन, ठीक है। और इधर है मांग वक्र, किसका आपको दो प्रकार से कर सकते हैं। एक है आपका मांग में वृद्धि, फर्स्ट वन, और इसका सेकंड टर्म है मांग में कमी, ठीक है। अब इन्हीं को एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना है मांग वक्र पर संचलन। मांग वक्र पर संचलन क्या होता है, इस संचलन का मतलब होता है अगर वस्तु की कीमत और अन्य कारक अगर स्थिर रहता है, केवल कीमत में परिवर्तन होता है, तो वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। ऐसे में वस्तु का जो मांग वक्र होता है या ग्राफ के ऊपर या नीचे की ओर संचलित होता है, जिसे मांग पर वक्र पर संचलन के नाम से जानते हैं। यहां यानी कि यहां पर क्या होता है, अन्य कारक स्थिर रहते हैं, केवल क्या होता है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। यानी कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण ही मांग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण से जो सबसे पहला जो होता है बनता है मांग में, मांग का क्या होता है, यहां पर विस्तार होता है, ठीक है। मांग का क्या होता है, विस्तार। मांग के विस्तार से आप क्या समझते हैं, इसको एक लाइन में समझिए कि इसको कह सकते हैं अन्य कारकों के स्थिर रहने पर केवल वस्तु की कीमत में
होने वाली कमी से मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। इसका मतलब मांग का विस्तार तब होता है जब अन्य कारकों को छोड़ दे और वस्तु की कीमत में कमी हो जाए। अगर वस्तु की कीमत में कमी होती है तो यहां पर मांग का विस्तार होता है, यानी कि वस्तु की कीमत में कमी होने से मांग का विस्तार होता है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बढ़ जाती है, बट बाकी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक तरफ लेते हैं, जैसे वस्तु की कीमत लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लेंगे हम मांग की मात्रा। जब वस्तु की कीमत 10 रुपए थी तो मांगी जा रही थी इसकी कितनी यूनिट, 20 यूनिट, ठीक है। अब वस्तु की कीमत कम होगी, कितनी होगी, 5 रुपए, तो यूनिट बढ़ के कितनी होगी, 30। तो ऐसे में जो मांग वक्र बनेगा, जो मांग वक्र बनेगा कुछ इस तरह से बनता है। देखिए ये हो गया y और ये हो गया x, ठीक है। वस्तु की कीमत ले लेते हैं 5, ये हो गया 10, 15, और यहां पर मांग की मात्रा ले लेंगे 10, 20 और 30, ये होगी मांग की मात्रा। और यहां पर हम दिखाएंगे वस्तु की कीमत, क्योंकि चित्र के साथ दिखाना जरूरी होता है, समझिएगा। सबसे पहले कहा जा रहा है कि वस्तु की कीमत जब 10 है तो मांग कितनी जा रही है, 20 यूनिट, ठीक है ना। वस्तु की कीमत 10 है तो मांगी जा रही है 20 यूनिट, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या है, वस्तु की कीमत कम होगी, कितनी होगी, 5, और मांगी जा रही है 30 यूनिट। देखिए यहां पर ये देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। अब इस लाइन को क्या कर दीजिए आप, ना, तो ये जो ग्राफ बना, पहले डिमांड यहां पर थी Q, ठीक है। अब क्या हो गई, Q1 हो गई, क्यों, क्योंकि वस्तु की कीमत में क्या हो गई, कमी हो गई। तो A से हो गया ग्राफ हमारा B, इसको बोलते हैं मांग वक्र पर संचलन, यानी कि ये जो ग्राफ बनता है इसको बोलेंगे मांग का विस्तार, ठीक है। क्या ये, मांग का विस्तार। और मांग का विस्तार होने के बाद जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा क्या है, पॉइंट नंबर बी, यानी कि सेकंड, मांग का संकुचन। ठीक इसका विपरीत, मांग का संकुचन। मांग के संकुचन में क्या होता है, अगर अन्य कारक स्थिर रहे, क्या हो, अन्य कारक स्थिर रहे, केवल क्या हो, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, ठीक है ना। और अन्य कारक स्थिर रहे और वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और वस्तु की मांग में कमी होने से मांग वक्र वही रहेगा, लेकिन जो वक्र होता है वो ऊपर की ओर चला जाता है। देखिए उदाहरण के साथ समझते हैं। एक तरफ वस्तु की कीमत और एक तरफ हम लेते हैं मांग की मात्रा। कीमत है 10 और मांग की मात्रा कितनी है, 20। कीमत अगर बढ़ के 10 से कितनी हो जाए, 15 हो जाए, तो मांग की मात्रा 20 से कितनी हो जाएगी, 20 से हो जाएगी 10। तो यहाँ पर ये जो है कीमत के बढ़ने से मांग में क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। इसी से मांग वक्र ऊपर की ओर संचलित होता है। देखिए ग्राफ, ये हम बना रहे हैं ग्राफ ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर होते हैं वस्तु की मांग की मात्रा 10, 20, ये है कीमत 5, 10, ये है 15, ठीक है। ग्राफ जब भी बनाते हैं यूनिट का लिखना जरूरी होता है कि कहां पर क्या चीज शो कर रहे हैं, ठीक है। 20, एक और ले लीजिए 30। सबसे पहले कीमत 10 है तो मांगी जा रही है कितनी यूनिट, कीमत 10 होने पर मांगी जा रही है 20 यूनिट, ठीक है। कीमत 10 है, मांगी जा रही है 20 यूनिट यहां पर। फिर कीमत बढ़ के होगी 15 तो मांगी जा रही है 10 यूनिट यहां पर। अब इस ग्राफ को आपस में मिला देंगे तो ये जो मांग वक्र बना है, ठीक है। देखिए क्या था, पहला हमारा ये वाला पॉइंट था क्यू ए। अब ए से क्यों हो गया आगे की ओर कम हो गया, तो क्यों कम हो गया कि कीमत में वृद्धि की बी, तो मांग वक्र ऊपर की ओर संचलित हो रहा है। यहां पर नीचे था, इसको बोलते हैं मांग का विस्तार, ये नीचे की ओर हो रहा है, इसको बोलते हैं मांग का संकुचन। पहला पॉइंट आपको समझ में हो गया। यहाँ पर कीमत का ही परिवर्तन होता है और हम ये मान के चलते हैं कि इस स्थिति में ना ही उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, ना ही फैशन में परिवर्तन होता है, ना ही भविष्य में कीमत में परिवर्तन होने की कोई आशंका
बनी रहती है, बाकी सब स्थिर रहते हैं, केवल कीमत का प्रभाव होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कौन सा, सेकंड पॉइंट, कि कीमत के अतिरिक्त अगर अन्य का कीमत स्थिर रहे या कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, केवल दूसरे कारकों में परिवर्तन होता है, तो किस प्रकार से मांग वक्र पर असर पड़ता है, मांग में क्या परिवर्तन होता है, राइट। मांग वक्र का खिसकाव होता है। इस खिसकाव की बात समझिए कि इस स्थिति में वस्तु की कीमत में कोई वस्तु की कीमत क्या रहती है, स्थिर रहती है, कीमत स्थिर रहती है, यानी कि कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन होता है। यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु को कीमत को छोड़ दे, हम ये कीमत को एक तरफ अलग रख देते हैं, केवल अन्य कारकों में परिवर्तन होने से मांग जब बदल जाता है तो उस स्थिति में मांग वक्र का खिसकाव होता है। और मांग वक्र का खिसकाव में दो प्रकार का परिवर्तन होता है। एक होता है आपका मांग में वृद्धि और दूसरा परिवर्तन होता है आपका मांग में कमी। मांग में वृद्धि और मांग में कमी, जिसमें हम एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मांग में होने वाली वृद्धि। ठीक है, मांग में वृद्धि क्या होता है, ये होता है यदि कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन हो तो मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। कीमत के अतिरिक्त, यानी कीमत स्थिर रहे, ऐसी बात करते हैं कि इस स्थिति में वस्तु की कीमत कैसी रहेगी, स्थिर रहती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना, या फिर भविष्य में कीमत वृद्धि की आशंका होगी, या फिर फैशन में अचानक से क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। तो कई से कारक हो सकते हैं जिससे कीमत नहीं, अगर मान लो उपभोक्ता की आय बढ़ जा रही है तो उस पर कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फैशन बदल रहा है, उस पर भी कीमत का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अचानक हमें पता चल जाए भविष्य में कीमत बढ़ रही है तो आज की कीमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कीमत का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण की बात कर लेते हैं, कैसे, मान लीजिए किसी वस्तु की अब कीमत की बात करते हैं और यहाँ पर मांग की मात्रा है, कीमत 10 रुपए है और मांगी जा रही है इसकी 20 यूनिट। कीमत 10 है, मांगी जा रही 20 यूनिट। अचानक उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई तो वो क्या करेगा, वही 10 रुपए की कीमत में अब आपकी मांग जो है 20 की जगह कितनी कर देगा, 30 यूनिट कर देगा। इससे क्या होगा, इससे जो है ग्राफ हमारा बदल जाएगा। कैसे समझिएगा, ये हो गया कीमत 5, ये हो गया 10 और ये हो गया 15, और यहां पर लेते हैं मांग की मात्रा। ठीक है, ये हो गया आपका 10, 20, 30, 40। यहां पर लिखेंगे मांग की मात्रा और यहां देते हैं वस्तु की कीमत। अब समझिए यहां पर क्या फर्क पड़ रहा है, वस्तु की कीमत 10 है तो मांगी जा रही है 20 यूनिट यहां पर। ठीक है, ये पहला डिमांड है। अब वस्तु की कीमत अब फिर से 10 ही है लेकिन मांगी जा रही है कितनी यूनिट, 30 यूनिट। अब नया वक्र कहां बन गया, नया ग्राफ ये बन गया। ये जो नया ग्राफ है इसको बोलते हैं हम D1, यानी कि ग्राफ ऊपर की ओर खिसक जाता है, अपनी जगह छोड़ के कहां चला जाएगा, पहले क्यों यहां पर था, अब हमारी डिमांड यहां पर है Q1 पे हो गया। तो ऐसी स्थिति को बोलेंगे मांग में वृद्धि, क्योंकि यहां पर कीमत का फर्क नहीं पड़ता है, केवल अन्य कारकों का फर्क पड़ता है। जो दूसरी स्थिति है वो है हमारी मांग में कमी। मांग में कमी, मांग में कमी भी यहां पर रही है। वस्तु की कीमत कैसे होती है, कीमत स्थिर होती है, मतलब केवल अन्य कारकों में होने वाली परिवर्तन, केवल अन्य कारकों में परिवर्तन होता है। अन्य कारकों में परिवर्तन मतलब उदाहरण समझिए, अन्य कारकों में परिवर्तन कैसे, उपभोक्ता की आय कम हो गई, आय में कमी आ गई,
ठीक है ना, या फिर स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी आ गई, या फिर फैशन में परिवर्तन आ गया। ठीक है ना, कई सारे कारक हो सकते हैं जिससे अचानक से वर्तमान में वस्तु की मांग क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अब उपभोक्ता के पास इनकम ही नहीं है, वो खरीदेगा कहाँ से, ऑटोमेटिक उसकी इनकम कम हो गई है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जैसे वस्तु की कीमत है 10 रुपए और वस्तु की मांग की मात्रा कितनी है, 20 यूनिट। अब कीमत अपनी जगह पर है, मांग की मात्रा 20 की जगह कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कि आय में कमी हो गई या फिर दूसरा जो वजह है उसके कारण से उसकी डिमांड कम हो गई। ऐसे में जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो गया 10, 20, 30 और यहाँ हो गया आपका 5, 10, 15। ये है वस्तु की कीमत और ये है वस्तु की मांग की मात्रा। ठीक है, तो सबसे पहली स्थिति शो करेंगे 10 पर 20। ये हो गया वस्तु की कीमत जब 10 है, मांगी जा रही है 20 यूनिट, ये वाला पॉइंट। तो ये हमारा बन गया पहला वाला ग्राफ। ये हो गया। अब 10 पे कितनी होगी डिमांड, फिर 10 हो गई यहां पर। ये हो गया हमारा दूसरा ग्राफ। डिमांड वक्त कहां से रहेगी, नीचे की ओर। ये है क्यू और ये हो गया Q1। ऐसी स्थिति को बोलते हैं मांग में कमी, यानी कि यहाँ पर हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ अदर रीजन, दूसरे रीजन के कारण। ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी डाउट होता है ना इससे रिलेटेड मांग, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में लगातार ये पूछा जाता है, इसलिए आपको ये समझना है। इसके बावजूद इतने डिटेल से बताने के बाद भी अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड, बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।